Good morning, students. On behalf of Khair Public School, I, Mohammad Shahid Siddiqui, I am going to represent Physics Chapter 8 Motion for class 9th students. So here we shall study about motion. So first of all, we should know that in physics there are mainly two states of object. Number one is rest and number second is motion. In chemistry there are three states of matter: solid, liquid and gas. But according to physics there are two states of object. The first state is rest and the second state is motion. So what is rest? जब हम अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते हैं कि कुछ चीज़ें अपनी ही जगह पर रखी हुई हैं और कुछ चीज़ें मूव कर रही हैं, तो जो चीज़ें अपनी जगह पर फिक्स हैं वो रेस्ट पर हैं और जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो मोशन में हैं। मीन्स दैट मोशन में मूव वर्ड आ जाता है कि मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और रेस्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट ठहरा हुआ है, अपनी जगह से इधर उधर नहीं हिल रहा है। तो अब रेस्ट और मोशन, इन दोनों की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को और जानना पड़ेगा। जैसे कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड करते हैं टाइम पे। अगर हम टाइम को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम रेस्ट को और मोशन को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो हमको टाइम को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। टाइम के रेस्पेक्ट में ही हम रेस्ट को और मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए दिस इज़ रेलवे स्टेशन, दिस इज़ नौगढ़ रेलवे स्टेशन, ये नौगढ़ रेलवे स्टेशन है, ओके, एंड दिस इज़ खैर पब्लिक स्कूल, this is Khair Public School. Okay, so I am saying that my school is nearly 2 kilometer far from railway station. 2 kilometer far from railway station. So it means that I am locating my school with respect to the railway station. मैं KPS स्कूल को लोकेट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में? रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में मैं अपने स्कूल को लोकेट कर रहा हूँ तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को ना कहूँ, मैं अगर ये कह दूँ कि मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, तो बच्चों आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि कहाँ से 2 किलोमीटर दूर, वो कौन सी जगह है जिससे हम 2 किलोमीटर दूर नाप रहे हैं अपने स्कूल को। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, और उसी रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम रेस्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं और मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आते हैं रेस्ट पे। रेस्ट की डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी: व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, then it is said to be in rest. मैं definition लिख देता हूँ। Rest. When an object does not change its position with time with respect to its reference point
its reference point, then it is said to be in rest, to be in rest. जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करता है और अपने रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी नहीं चेंज करता है अपनी पोजीशन को, तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो रेस्ट में है। अब मान लीजिए कि यहाँ डेस्क पर, मतलब मान लीजिए आपके रूम में कोई डेस्क है, वहाँ पर एक कोई बुक रखी हुई है, ठीक है, दिस इज योर बुक, ठीक है। तो अब ये डेस्क पे रखा हुआ है, तो डेस्क के बिल्कुल मिडिल में रखा हुआ है। मान लीजिए मैं अभी देख रहा हूं 3 बजे, मान लीजिए शाम के 3 बजे मैंने इसको देखा, ये यहीं पर रखा हुआ है। उसके 10 मिनट के बाद फिर मैंने देखा उसको, फिर वहीं पर रखा हुआ है। फिर उसके 10 मिनट के बाद मैंने देखा, फिर वहीं पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब टाइम के गुजरने के साथ साथ मैं टाइम बीत रहा है, और टाइम बीतने के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि बुक की जो पोजीशन है वो पोजीशन नहीं बदल रही है, ठीक है। और जो रेफरेंस पॉइंट, कोई भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं आप, रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं कि टेबल के, ये जो बुक रखी है वो टेबल के इस वाली एज से 2 सेंटीमीटर दूर पर रखा हुआ है। तो 3 बजे आप देख रहे हैं कि ये राइट वाली एज से 2 सेंटीमीटर की दूर पर है, 3:10 पर देख रहे हैं तब भी वो 2 सेंटीमीटर की दूर पर है, और 3:20 पर देख रहे हैं तब भी वो 2 सेंटीमीटर के दूर पर है। मतलब टाइम बीतने के साथ साथ इस बुक की पोजीशन नहीं बदल रही है। द बुक इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, देन दिस बुक इज सेट टू बी इन रेस्ट। और ऐसा भी है कि बहुत सी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमेशा रेस्ट में ही रहेंगी या हमेशा मोशन में ही रहेंगी। कभी हो सकता है कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए वो मोशन में हो और कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए वो रेस्ट में हो। तो इसीलिए हमको टाइम को डिस्क्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए 3:20 पर वो यहाँ पर रखा हुआ था, उसके बाद 10 मिनट के बाद जब हमने देखा तो वो बुक यहाँ से डिस्प्लेस होकर के इस कॉर्नर के पास चला आया, इस कॉर्नर के पास चला आया। तो आप देखिए जो रेफरेंस पॉइंट हमने माना था, उस रेफरेंस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस भी बदल गई है, डिस्टेंस भी बदल गई है, और टाइम भी बदल चुका है। मतलब 3:20 के बाद मैं मान लीजिए 40 मिनट पे देख रहा हूँ, तो 20 मिनट को जो टाइम इंटरवल है, 20 मिनट का जो टाइम इंटरवल है, उसके दौरान अब हो सकता है कि 1 सेकंड में किसी ने उठा के इसको मूव करा दिया हो। 3 बजकर मान लीजिए 20 मिनट पर वो यहाँ पे रखा हुआ था, और उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में 1 मिनट लगा है, मान लीजिए 60 सेकेंड्स। तो जो टाइम इंटरवल है मोशन का वो है 60 सेकेंड। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको टाइम इंटरवल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब किस किस टाइम के बीच में वो ऑब्जेक्ट मोशन में है और किस किस टाइम के बीच में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो क्लियर हो गया, रेस्ट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम with respect to its reference point, then it is said to be in rest. अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, मोशन। रेस्ट समझ में आ गया? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, अपनी ही पोजीशन पे फिक्स है, टाइम के गुजरने के साथ साथ वो वहीं पर है जहां पर थी, और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी वो वहीं पर है, तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब दूसरी चीज़ है, मान लीजिए अब दूसरा डेफिनेशन जो है वो है मोशन। मोशन तो इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से ही डिफाइन करूँगा। आई शैल इलैबोरेट दिस डेफिनेशन विद एन एग्जाम्पल। सो लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। सपोज here is a railway station. This is suppose that this is Naugarh railway station. Naugarh railway station. और क्या हो रहा है कि इस रेलवे स्टेशन पर एक
ट्रेन आके रुक जाती है, ट्रेन आके रुक जाती है, ठीक है। 3:05 पे रुकती है और फिर वो डिपार्ट हो रही है 3:10 पे। तो टाइम इंटरवल ऑफ रेस्ट क्या हुआ, ट्रेन कुछ देर के लिए रेस्ट वाली स्टेट पर आई थी। कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए वो रेस्ट में आई थी। मैंने आपसे अभी बताया ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करा दिया जाए, वो आगे की चीज़ है। तो अब ये बताइए 5 मिनट के लिए 3:05 से लेकर के 3:10 के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 5 मिनट। तो 5 मिनट के लिए इस ट्रेन का स्टेट क्या था, रेस्ट। द ट्रेन वॉज इन इट्स रेस्ट पोजीशन, रेस्ट वाली स्टेट में थी। अब 3:10 पे वो यहाँ से डिपार्ट होती है। तो देखिए रेफरेंस पॉइंट आपका है रेलवे स्टेशन, रेफरेंस पॉइंट आपका है रेलवे स्टेशन, और टाइम चेंज हुआ 3:10 पे वो ट्रेन डिपार्ट हो रही है और जाकर मान लीजिए बढ़नी जाकर के रुकती है, वो बढ़नी जाकर के रुकती है मान लीजिए 4 बजे। तो यहाँ से कितने बजे डिपार्ट हुई थी, 3:10 पे। वहाँ बढ़नी कितने बजे जाकर पहुँची, 4 बजे। तो मोशन का जो टाइम इंटरवल है 3:10 से लेकर के 4 बजे के बीच, ये टाइम इंटरवल है 50 मिनट्स। ये टाइम इंटरवल है 50 मिनट्स। मतलब कि 5 मिनट के लिए वो जो है ट्रेन नौगढ़ रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई थी, अपने रेस्ट पोजीशन में थी, और उसके बाद 50 मिनट के लिए वो मोशन वाली स्टेट में आ गई, मूव करने लगी। मूव करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नौगढ़ से बढ़नी पहुँच गई। ओके, तो दिस इज रेफरेंस पॉइंट। अब आप जानते हैं रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ट्रेन की जो पोजीशन थी वो बदल चुकी है। द ट्रेन हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू नौगढ़ रेलवे स्टेशन और विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेस्ट या मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो आपको टाइम इंटरवल और एक तो आपका रेफरेंस पॉइंट। अब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन में क्या क्या आते हैं। पहला रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड है आपका सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। एंड थर्ड कैटेगरी इज, the third type is rotational motion, rotational motion. And fourth one is vibrational motion, vibrational motion, vibrational motion. तो ये टाइप्स ऑफ मोशन है। मेनली हम इतनी ही टाइप्स को पढ़ेंगे, और भी टाइप्स होती हैं जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, और भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, वो सब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, इतनी टाइप्स को पढ़नी है। व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, then that motion of the object is said to be rectilinear motion. ओके, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मान लीजिए एक स्ट्रेट रोड गई है, आपके घर के बगल से मान लीजिए एक बिल्कुल सीधी सड़क गई है, और वहाँ पे एक कार जा रही है, वहाँ पे एक कार जा रही है, तो उस कार का मोशन क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा। वो कार ऐसे ऐसे नहीं जा रही है,
टेढ़े मेढ़े रास्ते पर, वो स्ट्रेट रोड पर जा रही है, तो स्ट्रेट रोड को हम एक स्ट्रेट लाइन सपोज कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है जो आपका यानी कि कार, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रैवल कर रही है। तो इसका मतलब इस कार का जो मोशन है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम आते हैं सर्कुलर मोशन पे। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल के बाउंड्री पे ट्रैवल करती है, एक सर्कल के बाउंड्री पे या यूं कहें सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ट्रैवल करती है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन, वैसे तो वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, लेकिन हम कुछ देर के लिए उनको सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता हुआ मान सकते हैं। मान लीजिए ये सन है आपका, दिस इज सन, दिस इज द हेड ऑफ द फैमिली दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, और इसके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स एंड सो ऑन, देयर आर 8 and 9 planets revolving around the sun। तो इनका जो मोशन है वो आप ध्यान से देखिए, एक सर्कल के बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहे हैं ये प्लैनेट्स, तो इनके मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। क्लियर है? अब अगले टॉपिक पे आते हैं, रोटेशनल मोशन। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? तो देखिए रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल भी हम अपने प्लैनेट यानी कि अर्थ से दे सकते हैं। अर्थ क्या कर रही है? सूरज के चारों तरफ घूम रही है, सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, दिस इज रिवॉल्विंग, देन दिस मोशन इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन, एंड ऑल्सो आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रही है। जैसे आप एक फुटबॉल को लेते हैं और उसको अपनी उंगली पे नचाते हैं, तो जब फुटबॉल मूव करता है तो उसके रोटेशन, उसके मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। वो सर्कुलर मोशन नहीं है, वो रोटेशनल मोशन है। जब हम फुटबॉल को ऐसे मूव करा दें, पूरी बॉडी को ऐसे एक सर्कल के एक पथ पे मूव करा दें, सर्कल के बाउंड्री पे मूव करा दें, तब उसके मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और जब वो ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे खड़े होकर के रोटेट करेगा तो उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ये दोनों में डिफरेंस है। और वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेट वर्ड आपने सुना होगा, आप अक्सर कहते भी हैं कि फ़ोन को वाइब्रेट मोड पे लगा लो। व्हाट इज़ वाइब्रेशन? व्हाट इज़ वाइब्रेशनल मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक पोजीशन के, एक फिक्स्ड पोजीशन के इधर उधर बार बार ट्रैवल करता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, और ये उसकी मेन पोजीशन है, इसके उधर जा रहा है इसके उधर जा रहा है, तो इस मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप याद करिए कि आप जब एक स्प्रिंग को, छोटी सी स्प्रिंग को दबाते हैं और दबा के छोड़ देते हैं तो उसका मोशन कैसे होता है? स्प्रिंग ऐसे ऐसे हिलती है, यानी कि बीच का एक मेन पोजीशन है, उस मेन पोजीशन के इधर जा रही है और इधर जा रही है, तो उसका मोशन कैसे हो रहा है? वाइब्रेशनल मोशन। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द 4 टाइप्स: rectilinear motion, circular motion, rotational motion and vibrational motion, which is in your syllabus. Now we are moving to the next topic. Okay, now so our next topic is distance and displacement. Distance का मतलब भी होता है दूरी और displacement का मतलब होता है विस्थापन। दोनों का लगभग सेम मतलब है, लेकिन दोनों के टर्म में डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है? ये डिस्टेंस जो हमारा है ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा नया वर्ड आ गया, स्केलर और वेक्टर। पहले आप ये समझा दीजिए स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो देखिए बेटा, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं, डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which do not require direction
स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सी मतलब डेफिनीशन है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रही है, डायरेक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं यूज़ होता है, ये सब तो हमारे लिए नया है। सपोज़ दैट मेरे सामने कोई एक पर्सन है, वो खड़ा हुआ है और उसको मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, अपनी हाथ से उसको ढकेल रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये मैंने बता दिया न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने फोर्स कितनी लगाई है ये मैंने बता दिया 5 न्यूटन। और मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई है अगर मैं इसको भी बता दूं तो जो फोर्स कहलाएगा वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अभी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि अभी मैंने डायरेक्शन नहीं बताया, फोर्स मैंने लगा दिया है उस आदमी के ऊपर, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, कितने का, 5 न्यूटन का, मैंने क्वांटिटी बता दी है। और इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड MAGNITUDE मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के मतलब मैंने कितना फोर्स लगाया है, उसकी क्वांटिटी है कितनी, जो फोर्स मैंने लगाया वो है कितना, दैट इज 5 न्यूटन। दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। एंड दूसरी चीज़ है कि मैंने किस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया है। अगर मैं इसको भी डिस्क्राइब कर दूं तो इसका मतलब है मैंने जो फोर्स लगाया है उस आदमी के ऊपर, मैंने उसको और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, मैंने डायरेक्शन भी बता दिया। अब मैं अगर ये कह दूं कि मैंने ईस्ट डायरेक्शन में उस आदमी को ढकेला है, ठीक है, 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, तो इसका मतलब मैंने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया। आई हैव स्पेसिफाइड द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये है स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो वेक्टर क्वांटिटी की भी डेफिनीशन आपको मैं लिखा देता हूँ, चलिए जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which require magnitude as well as डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फोर्स वाला एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया कि उस आदमी के ऊपर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन या टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन मैंने बता दी, मतलब मैंने डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया। तो मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया 5 न्यूटन और मैंने डायरेक्शन भी बता दिया टुवर्ड्स ईस्ट। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का स्पेसिफिकेशन हो तो वहाँ पे हम बोलते हैं वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ वी मूव टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या बताया था, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों का ही मतलब है दूरी, इसका भी मतलब दूरी, इसका भी मतलब दूरी, लेकिन इसको हिंदी में जब कहते हैं तो विस्थापन कह देते हैं ताकि इसमें दोनों में डिफरेंस का पता रहे। तो डिस्टेंस जो हमारा है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर और वेक्टर के बारे में और ज़्यादा आपको तब समझ में आएगा जब आप 10th क्लास में 11th क्लास में जाएंगे, जब आप वेक्टर्स के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अब देखिए डिस्टेंस, सपोज दैट कि मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, यहाँ पे एक कार खड़ी है मान लीजिए इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए, और यहाँ से मान लीजिए कि वो स्टार्ट करती है चलना, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर आ गई, जहाँ पर थी वहाँ से 5 किलोमीटर दूर आ गई, 10 किलोमीटर दूर आ गई, ऐसे करते करते 15 किलोमीटर दूर आ गई, ठीक है। मैं पहले लाइन बना लेता हूँ, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, ओके 50 एंड 55, 60। वो कार पॉइंट ए पर खड़ी हुई थी, उसने चलना स्टार्ट किया और चलते 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 मान लीजिए इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट बी, क्योंकि पॉइंट ए मैं मेंशन कर चुका हूँ तो इसको कोई दूसरा पॉइंट मानूंगा। पॉइंट बी, इसको मान लेता हूँ पॉइंट सी, और इसको मान लेता हूँ लास्ट वाले पॉइंट को पॉइंट डी। सपोज दैट वो यहाँ से चलते 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 बी और सी से पास होते होते पॉइंट डी पर जाकर के रुक जाती है। फिर वो वहाँ से बैकवर्ड चलना स्टार्ट करती है और चलते 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 आकर बी पे रुक जाती है, बी पे रुक जाती है। तो अब जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा, जितना टोटल उसने रास्ता कवर किया है, द टोटल पथ लेंथ कवर्ड बाय द कार या द टोटल पथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ दैट, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस इस कार ने कितना कवर किया, यहां से लेकर के 60 और 60 से वापस 25 तक, तो ये कितना हो गया 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25, 30, 35, 35 ये हो गया 35, 60 एंड 35 दोनों को जोड़ देंगे। पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, डिस्टेंस AD, ए से लेकर डी यानी डिस्टेंस AD, और उसके बाद उसमें DB को जोड़ दूंगा, D से लेकर के B तक। तो AD की जो डिस्टेंस है वो है 60 और DB की जो डिस्टेंस है दैट इज 35। तो 60 प्लस 35 दैट मीन्स 95 किलोमीटर। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 95 किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गई डिस्टेंस की बात। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप डेफिनेशन पे गौर करिएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बताइए कार कहाँ से चलना स्टार्ट की थी, पॉइंट ए से, और अब फाइनल पोजीशन क्या है कार की, पॉइंट बी। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब स्ट्रेट लाइन के जरिए जो डिस्टेंस हम लेते हैं उसको कहेंगे मिनिमम डिस्टेंस, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उस कार ने कहाँ कहाँ सफ़र किया, कहाँ कहाँ सफ़र किया। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उस कार ने किस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और किस पॉइंट पे आकर के रुक गई। तो उन जहाँ से वो चलना स्टार्ट की थी वहाँ से लेकर के जहाँ पर वो आकर स्टॉप हो गई है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ यहाँ पर तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 25 किलोमीटर। जीरो से, ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 25, तो 0 से 25 यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार विल बी AB या BA बोल सकते हैं, एंड दैट विल बी 25 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। अब देखिए है ना दोनों में डिफरेंस, डिस्टेंस तो कार का है 95 किलोमीटर और जो डिस्प्लेसमेंट है कार का वो है डिस्टेंस जो है वो 95 किलोमीटर है और जो डिस्प्लेसमेंट है कार का वो है 25 किलोमीटर। ये बात आप समझ लीजिए। अब एक बात बताइए, ज़रा सोचिए आप, क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? 2 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से सोचकर बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जिस पोजीशन पे हूँ मैं क्लासरूम में खड़ा हूँ, यहाँ से मैं गया मान लीजिए नौगढ़ में, जहाँ जहाँ मुझे जाना था मैं गया, फिर वापस मैं अपनी पोजीशन पर आ गया। तो मैंने कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं से चलना स्टार्ट किया था और वापस घूम करके उसी पोजीशन पर आ गया। तो मेरी जो इनिशियल पोजीशन थी और मेरी जो फाइनल पोजीशन है वो दोनों कोइंसाइड कर गई। मतलब मैंने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वापस वहीं पर घूम कर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जब कोई डिस्टेंस ही नहीं है, जब कोई मिनिमम डिस्टेंस ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उस केस में, ज़ीरो।
ठीक है। अगर कोई कार मान लीजिए वही कार जो मैंने अभी बनाया था वही इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही थी और जाते जाते पॉइंट डी पर रुक गई थी, फिर वो वापस पॉइंट डी से स्टार्ट होती, वापस बैकवर्ड आती और पॉइंट ए पे आके रुक जाती। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट डी। कार यहाँ से यहाँ गई, फिर वापस यहाँ से यहाँ गई, तो डिस्टेंस तो उसका ये हो जाता AD प्लस DA, यानी 60 प्लस 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस इसका हो जाता 60, फिर यहाँ से यहाँ तक 60, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाता 120 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता आप बताइए? 120 किलोमीटर, दिस इज डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? द डिस्टेंस बिटवीन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कहाँ कुछ डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 0, सो अवर डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 किलोमीटर। ओके, तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।